हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रेगुलर बेसिस पे टेस्ट करवा रहे हैं। काफ़ी टाइम से चल रहा है प्रोसेस। अभी एग्ज़ाम का कोई अपडेट तो है नहीं, लेकिन फिर भी हम रेगुलर करवा रहे हैं इसको। आप भी सीरियसली इसकी तैयारी कीजिए, क्योंकि अब आपको देखिए, जो ये मीटिंग हुआ है अभी रिसेंटली, जो 13 मार्च को मीटिंग होना था वो हुआ है। उसमें कुछ चीज़ें बाहर निकल के आई है, प्रेस में कुछ चीज़ें नहीं आई है। तो अब उम्मीद है कि जल्द ही हो सकता है, ये कभी भी एग्ज़ाम डेट आपको बता सकते हैं, क्योंकि ये तो कंफर्म है कि अब ये एग्ज़ाम होगा। एक अपॉइंटमेंट का चल रहा है कि अगर एक मेंबर का अपॉइंटमेंट हो जाता है तो ये एग्ज़ाम में कोई इशू नहीं रहेगा, फिर इजीली ये एग्ज़ाम करवा सकता है आयोग। तो उस पर देखते हैं क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, कब होता है ये। आप अपनी तैयारी पे फोकस कीजिए। टेस्ट सीरीज जिन्होंने ज्वाइन नहीं की है, इस नंबर पे कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर वेबसाइट पे जाके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। 54 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए 51 तक के टेस्ट लिंक सेंड किए गए हैं अभी तक तो, और 54 टेस्ट तक का PDF आपको मेल कर दिया गया है। आप अपना ईमेल चेक कीजिए, अगर नहीं मिला है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दीजिए, चेक करके आपको सेंड कर देंगे। Let's begin. Consider the following statements about निसार सैटेलाइट। निसार सैटेलाइट है, इसके बारे में कौन सा सही है इनमें से जो स्टेटमेंट दे रखे हैं। इट इज कॉपरेशन बिटवीन इसरो एंड नासा। देखिए पहले ऐसा नहीं होता था कि इसरो है जो नासा के साथ कोई प्रोजेक्ट कर रहा है और उसमें इसरो का भी नेम उसमें रहे, ऐसा पहले नहीं होता था। अभी जो इन्होंने ये निसार सैटेलाइट डेवलप किया है ये सही है। ये इसरो जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है और नासा दोनों ने मिलकर ये सैटेलाइट तैयार किया है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। निसार इज द फर्स्ट सैटेलाइट मिशन दैट विल कलेक्ट रेडार डाटा इन 2 माइक्रोवेव बैंडविड्थ रेंज। देखिए एक तो इसमें ये लिखा है कि ये ऐसा पहला सैटेलाइट मिशन है जो क्या करेगा, रेडार डेटा कलेक्ट करेगा 2 माइक्रोवेव बैंडविड्थ में। अब ये माइक्रोवेव बैंडविड्थ क्या है, देखिए एक होता है एल बैंड और एक होता है एस बैंड। ये 2 बैंडविड्थ होती है। बैंडविड्थ रेंज जिनको बोला जाता है रेडार कलेक्शन में। जो एल बैंड है ये होता है 1 से और 2 गीगाहर्ट्ज में, और जो एस बैंड है वो होता है 2 से 4 गीगाहर्ट्ज में। ये रेंज है इनकी। अब जो एल बैंड है वो उसका क्या काम रहता है, किस काम के लिए है, इसका क्या यूज है। जो एल बैंड है ये कॉमनली यूज लिया जाता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन और रिमोट सेंसिंग के लिए। सैटेलाइट कम्युनिकेशन और रिमोट सेंसिंग, इसके लिए एल बैंड ये काम में लिया जाता है। माइक्रोवेव बैंडविड्थ है ये। जो एस बैंड है ये किस लिए काम में लिया जाता है, ये भी सैटेलाइट कम्युनिकेशन और वेदर मॉनिटरिंग। सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए ये दोनों, लेकिन एक है जो एल बैंड रिमोट सेंसिंग के लिए और दूसरा है जो एस बैंड वेदर मॉनिटरिंग के लिए, मौसम के लिए। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए ये निसार से क्या होगा, अब ये मंथ में 4 से 6 बार ये पूरी पृथ्वी की, और जो आइस वगैरह है जो अंटार्कटिका ये सब आते हैं आइस मासेज, उनकी पूरे एंटायर लैंड की ये इमेज लेगा अब हर मंथ 4 से 6 बार। और जो पहले रिजोल्यूशन था ऑप्टिकल सेंसर, उससे भी हाई रिजोल्यूशन पे ये पृथ्वी की इमेज लेगा। पहले आपने देखा होगा कि कोई सैटेलाइट इमेज आती थी तो उसमें छोटा छोटा इतना वो नहीं रहता था, लेकिन अब उससे भी ज़्यादा रिजोल्यूशन का आपको देखने को मिलेगा। इवन आप अगर रोड पे भी घूम रहे हैं तो हो सकता है वो भी दिख जाए। दोनों स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। On the basis of their formation, arrange the following states in a chronological order. देखिए ये टेस्ट सीरीज का कुछ ही क्वेश्चन यहाँ पे करवाए जाते हैं, पूरे क्वेश्चन यहाँ नहीं करवाए जाते हैं। आप ज्वाइन कर लेते हैं उसके बाद आपको पूरा मिल जाता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनके फॉर्मेशन के बेसिस पे इनको अरेंज करना है। ये स्टेट है, राज्य
इनका फॉर्मेशन कब हुआ है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है कि पहले फिर उसके बाद में, फिर उसके बाद में, इस तरीके से। तो सबसे पहले इनमें से कौन सा स्टेट फॉर्मेशन हुआ है? देखिए, सबसे पहले इनमें से जो हुआ है मिजोरम, इनमें से सबसे पहले मेघालय हुआ है। मेघालय का एक्चुअली 1972 में हुआ था, स्टेट फॉर्म बना था, मेघालय स्टेट बन गया था 1972 में। और इसके बाद में बना है जो गोवा बना है, गोवा 1987 में बना है। हालांकि मिजोरम है, मिजोरम भी 1987 में ही बना है, लेकिन गोवा पहले बना था, मिजोरम उसके बाद में बना है। तो सबसे पहले मेघालय, देन गोवा, देन मिजोरम। और झारखंड कब बना है? झारखंड तो अभी 2000 में बने हैं ये। सो इसका करेक्ट आंसर आएगा दिस वन। कोई भी क्वेरी आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। विच फिल्म वॉन 7 अवार्ड्स ड्यूरिंग द ऑस्कर्स 2023 इवेंट्स? देखिए, इस क्वेश्चन को कई बार तो इस तरीके से पूछा जाता है ऑस्कर्स के नाम से, और कई बार इसको ऑस्कर नहीं दिया जाता है, ऑस्कर की जगह यहाँ पे दिया जाता है अकेडमी अवार्ड्स। तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, इसको इस तरीके से पूछा जाता है कि जैसे यही क्वेश्चन है तो कौन सी पिक्चर को, कौन सी फिल्म को 75th अकेडमी अवार्ड में सबसे ज़्यादा अवार्ड मिले हैं या 7 अवार्ड्स मिले हैं। अभी रिसेंटली है जो 2 इंडियन मूवीज हैं उनको भी मिला है, ये आप जरूर नाम ध्यान रखिएगा। एक इंडियन अमेरिकन शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है, शॉर्ट फिल्म, और उस फिल्म को बनाया था कार्तिकी गोंजाल्विस। ये कार्तिकी गोंजाल्विस है। और दूसरा जो SS राजामौली की है, ये RRR, इसका एक सॉन्ग है, उसको मिला है नाटू नाटू, इसको मिला है ऑस्कर अवार्ड। ये दोनों इंडियन है। और सबसे ज्यादा जो मिला है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, इस पिक्चर को सबसे ज्यादा अवार्ड्स मिले हैं, चाहे बेस्ट पिक्चर हो, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस और सपोर्टिंग, एडिटिंग, ओरिजिनल स्क्रीन प्ले, कई तरह के अवार्ड इसमें मिले हैं। ये ओरिजिनल सॉन्ग में है और ये शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री में है। ए इसका करेक्ट आंसर है। Which of the following statements is correct about the E-Courts project? E-Courts प्रोजेक्ट के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? E-Courts क्या है, ये काफी चर्चा में रहे हैं। ये एक्चुअली क्या है कि इसका जो अलॉटमेंट किया था, E-Courts का अलॉटमेंट किया था, ये किया था जो 22-23 का बजट आया था, यूनियन बजट, उसमें इसके अलॉटमेंट के लिए फंड वगैरह था। और ये आता है किसके अंडर में? एक तो सुप्रीम कोर्ट और उसकी पार्टनरशिप है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, जो कानून मंत्रालय, और देश का जो अपेक्स कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, दोनों की एडमिनिस्ट्रेशन से ये कमेटी बनाई गई है। वो कमेटी इनको देखती है, ई कोर्ट्स को से रिलेटेड जो प्रोसीडिंग फास्ट हो, जो जुडिशियल प्रोसीडिंग है वो फास्ट हो और एफिशिएंट हो, इसके लिए ई कोर्ट बनाए गए हैं। एक तरीके से डिजिटल इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इसका करेक्ट आंसर आएगा डी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो हैं उनको कंप्यूटराइज करना ऑल ओवर द इंडिया। डी इसका करेक्ट आंसर है। आजकल तो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स भी लाइव चलने लग गई है। बमचू फेस्टिवल रिसेंटली सीन इन न्यूज इज सेलिब्रेटेड इन, ये जो बमचू फेस्टिवल है, एक ये यहाँ पे जो इस फेस्टिवल के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रेवलर्स आते हैं और ये काफ़ी अट्रैक्टिव डिलाइट सेलिब्रेशन का फेस्टिवल होता है। इसमें भूटान, नेपाल, श्रीलंका, यहाँ से भी काफ़ी लोग आते हैं। और ये जो फेस्टिवल है ये एक तरीके से रिचुअल है यूनिक यहाँ का, सिक्किम का। ध्यान रखिएगा, काफी चर्चा में है क्वेश्चन, ये टॉपिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द HDI, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, मानव विकास सूचकांक,
उसमें इनमें से कौन सा पैरामीटर नहीं रहता है, कौन सा इंडिकेटर इंक्लूड नहीं रहता है। तो देखिए जो HDI मेजर करते हैं, HDI में एक तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ होती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, और दूसरा जो होता है वो होता है एजुकेशन। एजुकेशन में भी क्या होता है, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग और जो एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग है वो ही देखा जाता है, और एक होता है पर कैपिटा इनकम। ये तीन चीजें मेन है इसमें। तो जो सोशल इनइक्वलिटी है, सामाजिक असमानता, वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंक्लूडेड पैरामीटर्स में नहीं है, बाकी तीनों इंक्लूड है। इस तरीके का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, आप इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। दोहा पॉलिटिकल डिक्लेरेशन विच वाज अडॉप्टेड रिसेंटली इज रिलेटेड टू। ये जो दोहा पॉलिटिकल डिक्लेरेशन है, अभी दोहा प्रोग्राम एक्शन हुआ है, और इसमें जो पांचवा यूनाइटेड नेशन का कॉन्फ्रेंस हुआ है, किस पे, LDCs पे। LDCs हैं जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उन पे यूनाइटेड नेशन का 5वां कॉन्फ्रेंस हुआ है, उसमें इसको अडॉप्ट किया गया है, दोहा डिक्लेरेशन है उसको। ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा इससे रिलेटेड। एक तो ये 5th यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस पूछा जा सकता है कि किस में अडॉप्ट किया है, तो 5th यूनाइटेड नेशन की जो कॉन्फ्रेंस हुई है, LDC जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन पे हुई थी। ब्लॉक काउंट मेथड ऑफ सेंसस इज एसोसिएटेड विथ। देखिए ये चर्चा में है, ये मेथड ब्लॉक काउंट मेथड ऑफ सेंसस। होता क्या है कि जैसे कोई नेशनल पार्क है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, या फिर कोई टाइगर रिजर्व है, या फॉरेस्ट कह दो, सिंपल भाषा में हिल कह दो, फॉरेस्ट कह दो, हिल एरिया कह दो। यहाँ पे क्या होता है कि आसपास कोई ना कोई वाटर बॉडी है, जो पानी है, चाहे वो रिवर हो, लेक हो, पॉन्ड हो, इस तरीके का कुछ भी पानी का हो, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, वहां पे मॉनिटरिंग की जाती है, वहां पे ट्रैपिंग रखती है, कैमरे वगैरह या स्पॉटिंग कह दें उसको, इस तरीके का किया जाता है। ये वो मेथड है। इस मेथड का मानना है कि 24 आवर में एक बार तो कम से कम लॉयन है जो भी नजदीकी एरिया में पानी है वहां पानी पीने आता है, तो उस बेस पे उसकी सेंसस काउंट की जा सकती है, क्योंकि जहां जहां पानी अवेलेबल है, फॉरेस्ट हिल या जो भी एरिया बताया मैंने आपको, ये यहाँ जहां भी पानी अवेलेबल है वहां इनको साइटिंग की जाती है कि जो भी पानी पीना है उसी के बेस पे इनकी सेंसस हो, जो कितनी जनसंख्या है इनकी वो काउंट की जाती है। तो ये सी इसका करेक्ट आंसर है। ये अभी कुनो नेशनल पार्क में इसी तरीके का करने का चल रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन करवाया जा रहा है। कुछ जगह ऑलरेडी है, कुछ नई जगह पे किया जाने का चल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनकरेक्ट कौन सा है, गलत कौन सा है, इवेंट्स और ईयर्स। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 भारत छोड़ो आंदोलन है, ये 1942 में हुआ था, ये सही है। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 का, ये सही है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1943, ये भी सही है। ये सब चीज़ें आपको डिटेल में करवाई जा चुकी है पहले, है जो हिस्ट्री का, जो मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर करवाया है, क्लास लिए है, उसमें अच्छे से पूरा करवाया जा चुका है। इसके नोट्स भी आपको दिए जा चुके हैं, और हिस्ट्री पे 3 टेस्ट स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री पे और नेशनल मूवमेंट पे हुए हैं, उनमें ये सब अच्छे से डिटेल में कवर किया जा चुका है। तो उम्मीद है ये सब आपको आता होगा अब तो। इंडिविजुअल सत्याग्रह विनोबा भावे, ये आपको याद होगा, लेकिन ये 1943 में नहीं हुआ था। जो इंडिविजुअल सत्याग्रह है ये 1940 का है, 1940 का है ये इंडिविजुअल सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह गलत पूछा है, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। विनोबा भावे ने शुरू किया था, लेकिन ये गांधी जी के नेतृत्व में किया था इन्होंने। और जो अगस्त ऑफर था उसी का रिजल्ट था ये, जो रिजेक्ट कर दिया था कांग्रेस ने अगस्त ऑफर, उसी के रिजल्ट में इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू किया गया था।
ये जो डेटा है इनके अपडेट रहिएगा, ये बदलते रहते हैं। वैसे मेजर जो मेन कोर सेक्टर्स हैं उनमें तो नहीं बदलते, लेकिन जो सब सेक्टर माइनर सेक्टर हैं उनमें बदल जाते हैं कई बार, इसलिए इनको जरूर आप देखते रहिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ थ्री सेक्टर्स ऑफ जीडीपी ऑफ इंडिया? एग्रीकल्चर, सर्विस और इंडस्ट्री, ये तीन मेजर सेक्टर है इंडियन जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करने वाले। और भी कई सेक्टर हैं लेकिन ये मेजर सेक्टर हैं। आप देख लिए, एक सेक्टर अप्रोक्सीमेट 20%, एक अप्रोक्सीमेट 27%, 26% और एक का लगभग 54% है। तो आप देख सकते हैं कि ये तीन कितने इंपॉर्टेंट सेक्टर है। सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन रहता है जीडीपी में वो रहता है सर्विस सेक्टर का। उसके बाद में उससे जो दूसरे नंबर पे है, इसमें है वो देखा जाए तो इंडस्ट्रीज का। और ये जो है ये है एग्रीकल्चर का। ये ज्यादा होना चाहिए एग्रीकल्चर में इंडस्ट्री के बजाय, लेकिन यही है अभी फिलहाल में। तो इसका जो करेक्ट सीक्वेंस होगा वो क्या हो जाएगा? सेकंड वन, एग्रीकल्चर, देन उससे ज्यादा इंडस्ट्री, इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात की है। बी इसका करेक्ट आंसर है। ये अभी आरबीआई की रिपोर्ट थी, उसमें आया डेटा। द सोल्जर्स ऑफ गढ़वाल रेजिमेंट रिफ्यूज टू फायर ऑन द रिवोल्यूशनरीज इन। देखिए ये क्वेश्चन इसलिए करवाया जा रहा है आपको, एक तो आपके सिलेबस में है और दूसरा अभी रिसेंटली चाहे पंजाब की बात करें या फिर अभी लाहौर की बात करें पाकिस्तान की, या पंजाब हमारे जो है उसकी, यहाँ पे कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं। देखिए पंजाब में तो जो हुआ है वो एक थाने को पे कैप्चर कर लिया था और काफी उग्र हो गया था वो हिंसक। वहां पे पुलिस ने कुछ भी नहीं किया, जो लोग आए थे तो वहां पे पुलिस ने इन लोगों का कुछ नहीं किया, कोई फायरिंग नहीं की, कोई लाठीचार्ज नहीं किया पंजाब में। लेकिन ये एक पॉलिटिकल हुआ लाहौर में और उसमें काफी लोगों को नुकसान हुआ है, फायरिंग भी हुई है, लाठीचार्ज हुआ है, आंसू गैस, सब तरीके का, मतलब काफी लोगों पे जो प्रदर्शन कर रहे थे उन लोगों पे काफी ये पुलिस फोर्स की तरफ से हार्डली यूज किया है। तो ये क्वेश्चन इसीलिए करवाया जा रहा है क्योंकि ये जब हुआ था, ये गढ़वाल रेजिमेंट है, ये कहाँ पे था? ये था पेशावर में। पेशावर में था ये गढ़वाल रेजिमेंट। और इसने जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के जो रिवोल्यूशनरी थे, सविना अवज्ञा आंदोलन जो कर रहे थे लोग, उन पे फायर करने से, उन पे लाठीचार्ज करने से ये गढ़वाल रेजिमेंट ने मना कर दिया था। ये पेशावर में, पेशावर पाकिस्तान में। इसीलिए ये क्वेश्चन इस तरीके का पूछा जाता है। कई बार हमें लगता है कि ये क्यों पूछा गया है। सी इसका करेक्ट आंसर है। अंग्रेजों ने उनको ऑर्डर किया था पर उन्होंने मना कर दिया था। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? इनमें से इनकरेक्ट कौन है, गलत मैच कौन सा कर रहा है? सुखना लेक चंडीगढ़ में है, ये काफी अच्छी लेक है, सभी जानते हैं। वंडूर बीच अंडमान एंड निकोबार, देखिए जो वंडूर बीच है ये पोर्ट ब्लेयर में है, पोर्ट ब्लेयर में है ये अंडमान निकोबार, ये सही है। बंगाराम बीच, बंगाराम बीच है ये लक्षद्वीप में है। यहाँ पे एक निर्जन रिसोर्ट है, बहुत अट्रैक्टिव रिसोर्ट है, निर्जन रिसोर्ट, ये लक्षद्वीप में है। जो देव का बीच है, देव का बीच, ये देव का बीच गोवा में है। देव का बीच, ये जो देव का बीच है ये गोवा में है। देखिए ये जो ये है वंडूर बीच, ये वंडूर बीच है पोर्ट ब्लेयर में, ये पोर्ट ब्लेयर में है। और पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? ये अंडमान में है, साउथ अंडमान में। अंडमान निकोबार नहीं है इसका, बी इसका करेक्ट आंसर आएगा, गलत है, इसमें अंडमान में है ये। अंडमान निकोबार के बीच अलग अलग है। ये क्लोज्ड इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी इन विच, क्लोज इकोनॉमी क्या है? सिंपल सी टर्म, अगर ये क्लोज है तो इसका मतलब क्या है? क्लोज का मतलब कि ना तो इसमें कोई
एंटर कर सकता, ना इसको कोई एग्जिट कर सकता। क्लॉज है, ना तो इसमें कोई इंपोर्ट होगा ना कुछ एक्सपोर्ट होगा, उसको बोलते हैं क्लॉज इकोनॉमी। एक तरीके से कहा जाए तो आत्मनिर्भर, सेल्फ सफिशिएंट हो, जहां ना कोई एक्सपोर्ट हो रहा हो बाहर, और ना बाहर से कुछ इंपोर्ट कर रहा हो वो देश, उसकी इकोनॉमी को क्लोज इकोनॉमी कहा जाता है। कि अपने उसके जो कंट्री में जो जरूरत की चीजें हैं वो सब वहीं पे हो रही हो, किसी की जरूरत ना हो। अभी अगर देखा जाए तो क्लोज इकोनॉमी में सबसे टॉप पे जो है, और तो कोई नजदीक नहीं है, काफी देश हैं वैसे तो, लेकिन सबसे ज्यादा अगर टॉप पे है तो ब्राजील है। और ये इसलिए नहीं है कि वो कोई अच्छा कर रहा है, उसकी जो करेंसी है उसका इश्यू है, इसलिए वो ट्रेड में उसको प्रॉब्लम आती है। जो 22 है इसमें डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया। इट इज रिलीज्ड बाय द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड प्रोवाइड्स डिटेल्स अबाउट लैंडस्लाइड हॉट स्पॉट्स इन द कंट्री। देखिए लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया ये अभी चर्चा में है, इसलिए करवाया जा रहा है आपको। इसका पूछा है कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है ये करेक्ट नहीं है। इसकी वजह है क्योंकि ये जो रिलीज किया है, ये किया है जो NRSC है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। किसके अंडर में आता है? नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर आता है इसरो के अंडर में, जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंडर में आता है। उन्होंने ये रिलीज किया है। डायरेक्ट पूछा जाए तो NRSC ने किया है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने, इसरो के अंडर में आता है। और ये डिटेल्ड गाइड है, इसमें आइडेंटिफाई है जो लैंडस्लाइड हॉटस्पॉट है, जहाँ पे ज्यादा जमीन की शक्ति है, लैंडस्लाइड ज्यादा होता है कंट्री में, वो है। तो ये स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट है। मिजोरम रिपोर्टेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ लैंडस्लाइड्स इन द लास्ट 25 ईयर्स अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट। देखिए ये जो रिपोर्ट आई है 1998 से और 2022 1998 से 2022 तक का ये रिपोर्ट है। और इसमें जो सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड है ये है मिजोरम में, ये सही है। मिजोरम के बाद में जो दूसरे नंबर पे आता है वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद में जो है फिर देन केरला, देन फिर जम्मू एंड कश्मीर। ये सही है, बी इसका करेक्ट आंसर है। अभी की पोजीशन नहीं है, ये पिछले 25 साल का बताया गया है। अभी का देखोगे तो अभी सबसे ज्यादा उत्तराखंड में है। देखिए कोई भी क्वेरी है या टेस्ट सीरीज से रिलेटेड तो इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक इज रिलीज्ड बाय, ये अभी रिसेंटली इसका ये आउटलुक रिलीज हुआ है। ये जो फ्लैगशिप पब्लिकेशन है ये है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, WWF ऑफ नेचर, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। ये जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक है ये पब्लिश होती है UN कन्वेंशन जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे होता है वो रिलीज करता है, UN कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण, इनको अरेंज करना है या ऊपर से नीचे, इस तरीके से। गल्फ ऑफ मन्नार, पाक स्ट्रेट, पाक बे, एडम्स ब्रिज। देखिए ये जो चारों हैं ये चारों ही कहां पे हैं? इंडिया और श्रीलंका। इंडिया और श्रीलंका के जो तमिलनाडु है उस एरिया में है ये चारों। इनको अच्छे से आप मैप में देख लीजिएगा, ये कंफ्यूज कर देते हैं कई बार आपको एग्जाम में। उत्तर से दक्षिण का जो क्रम रहेगा इसमें सबसे पहले रहेगा पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट रहेगा जो जल संधि है, पाक जल संधि जिसको बोलते हैं। इसके बाद में जो रहेगा ये रहेगा पाक बे। देन इसके बाद में जो रहेगा एडम ये ब्रिज या राम सेतु।
इसको राम सेतु भी बोला जाता है, ये है। और फिर इसके बाद में फर्स्ट पे जो रहेगा ये है गल्फ ऑफ मन्नार, ये इसका क्रम सीक्वेंस रहेगा। ये चारों ही है जो पास पास में ही है बिल्कुल। देखिए जो गल्फ ऑफ ये जो आदम का ब्रिज बोलते हैं, एडम्स ब्रिज, राम सेतु, ये कहाँ पे है? ये रामेश्वरम आइलैंड सुना होगा आपने, वहां है, जो साउथ ईस्ट कोस्ट है तमिलनाडु का, दक्षिण पूर्वी जो तट है तमिलनाडु का, वहां पे है ये। नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट श्रीलंका के जो ऑफ है वहां उस किनारे पे है। इन चारों को मैप में देखिएगा, इसका करेक्ट आंसर डी आएगा। पाक स्टेट की बात करें तो ये है जो साउथ ईस्ट इंडिया है और नॉर्थ श्रीलंका है, उसके बीच में है ये। पंबन आइलैंड सुना होगा आपने, वहां पे। द नरसिम्हन कमेटी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई है, इसलिए इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नरसिम्हन कमेटी दो है, दो नरसिम्हन कमेटी है। ये है माइदावोलू नरसिम्हन, एम नरसिम्हन, ये दो कमेटी है। एम नरसिम्हन फर्स्ट और सेकंड। जो एम नरसिम्हन फर्स्ट कमेटी है ये 1990 में बनी थी, और दूसरी है 1998 और 2007 में रिपोर्ट सबमिट की थी। ये जो रिलेटेड है फाइनेंशियल क्राइसिस से रिलेटेड है, ये वाली ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से, और ये वाली जो है बैंकिंग रिफॉर्म से। तो ओवरऑल कहा जाए तो ये बैंकिंग रिफॉर्म से, बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म से ही है। जब ग्लोबल क्राइसिस आया था 2007 से पहले, उस 2005, 6, 7 के आसपास जब, तो उस टाइम पे भी एक कमेटी बनाई गई थी। बी इसका करेक्ट आंसर है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और कोई क्वेरी है पूछ लीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।